नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत हॉट टॉपिक लेके आया हूँ, सर्च एंड सीजर अंडर जीएसटी। यानी अगर जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हैं और आपके यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है सर्च और सीजर करने, तो क्या क्या नियम अप्लाई होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अधिकारी क्या क्या कर सकते हैं एज पर लॉ। आज हम उस पर सारी चर्चा करेंगे और आपको अगर ये समझना है तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आपको एक एक पॉइंट इसमें सर्च सीजर डिटेंशन ऑफ गुड्स का हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और इसकी चर्चा करने के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट सीए सुमित अग्रवाल जी, जो जीएसटी के माने जाने विशेषज्ञ, उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं जनता से जुड़ के और उनके सवालों का, उनके जो मन में डाउट्स होते हैं उनको कुछ क्लियर कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर धन्यवाद। बिल्कुल, व्यूअर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कोई आ जाए तो क्या होगा, हमें किन किन बातों में पहले प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं सिनेरियो कि कोई भी कहीं पे भी अधिकारी चला जाता है, सर्च सीजर और अपने प्रेमाइसेस में एक्सेस टू प्रेमाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है। सारे सेक्शंस में पावर दी गई है। तो क्या क्या पावर दी गई है, बिना समय खराब करे इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सर सबसे पहले सर्च होती क्या है, मतलब सर्च किसको कहेंगे? हम लोग बचपन में ढूंढती जैसे चीजों को उसे सर्च कहते थे, इसमें सर्च किसको कहते हैं? देखिए सर, इसमें क्या रहता है कि अगर किसी भी ज्वाइंट कमिश्नर को ये लगता है स्टेट के या जीएसटी के, सेंट्रल के, कि कोई सप्रेस्ड है, कोई ट्रांजैक्शंस सप्रेस्ड किए गए हैं सप्लाई के, कोई स्टॉक इन हैंड सप्रेस्ड किया गया है, कोई एक्सेस आईटीसी क्लेम की गई है, कोई जो हमें अवेलेबल नहीं है वो आईटीसी क्लेम कर ली है, कोई प्रोविजन एक्ट का वायोलेट किया गया है, तो वो इशू कर सकता है सर्च के लिए, नोटिस इशू कर सकते हैं, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं और अपने किसी ऑफिसर को डिप्यूट कर सकते हैं। वो डीसी हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, सीटीओ और हायर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जॉइंट कमिश्नर के नीचे, जिनको जो है सब सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ सीजीएसटी, जिनको वो एम्पावर करेंगे कि इस प्रीमाइसिस की या इस जगह की सर्च की जाए। सर्च जो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों की ही हो सकती है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है और उसका टैक्सेबल टर्नओवर है, जो कि जीएसटी की चोरी कहलाती है, उसकी भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है हम उसके यहाँ भी जा सकते हैं? डिपार्टमेंट मतलब जिसके यहाँ नहीं है उसके यहाँ भी जा सकता है? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट जो है उसे पावर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जीएसटी के दायरे में आता है, जिसने टैक्स पे नहीं किया है प्रॉपर, या जो है स्टॉक का मैनिपुलेशन कर रखा है, उसके यहाँ भी सर्च कर सकता है डिपार्टमेंट। हाँ, जहाँ तक है उसे एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड अलॉट कर दिया जाता है कि भाई तू अब प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो गया, अब तेरी हम सर्च कर सकते हैं। जी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी इशू कर देते हैं डिपार्टमेंट, और उसका अगर कोई टैक्स बनता है उसके लिए उसे टैक्स के लिए भी इशू कर देते हैं, जिससे कि वो टैक्स अपना जमा कर दे अनरजिस्टर्ड के रूप में। मतलब कुल मिला के अगर आपने कोई भी स्टॉक का मैनिपुलेशन करा है, आईटीसी रॉन्ग अवेल करी है, गलती से ज़्यादा करी है या इंटेंशनली ज़्यादा करी है, या कोई भी सेल आपकी ज़्यादा थी लेकिन कम दिखाई है, परचेज मैनिपुलेट करी है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपने सरकार के टैक्स की चोरी करी है क्लियरली, तो आपको सर्च सीजर का सामना करना पड़ सकता है। सर अधिकारी को कैसे पता चलेगा, या अधिकारी के पास ऐसा कौन सा ग्राउंड होगा जिसे लगेगा कि ये पार्टी सर्च के लिए वैलिड है? देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास कोई ना कोई रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, कोई ऐसा पक्का ग्राउंड होना चाहिए जिसके बेस पे वो सर्च कर सके। अगर रीज़न टू बिलीव नहीं है, रीज़न टू बिलीव का मतलब ये नहीं है कि कोई हवा में ही सोच लें या मन से उनके लगे कि इस तरीके से है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई इस तरीके की वहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए। जीएसटी पोर्टल पे कोई ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए जिससे कि ये पता चले कि ये इसने कोई फेक इनवॉइस जारी की है, किसी फेक इनवॉइस के थ्रू इसने परचेज कर रखी है,
या टैक्स का इवेजन हो रहा है किसी भी तरीके से, स्टॉक इधर से उधर जा रहा है, या विदाउट स्टॉक डिलीवर हुए केवल इनवॉइस से ही व्यापारी ट्रेडिंग कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर कोई भी इस तरीके का एविडेंस है, रीज़न टू बिलीव है वहाँ पर, तो वो सर्च के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। सर रीज़न टू बिलीव की बात करूँ, मान लीजिए मैं किसी व्यापारी के अगेंस्ट में कोई लेटर भेज देता हूँ डिपार्टमेंट कि मुझे ऐसा लगता है इसका स्टॉक ज़्यादा है या चोरी कर रहा है, तो क्या मेरे लेटर को रीज़न टू बिलीव मान लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, केवल इस तरीके की कंप्लेंट के बेस पे जनरली सर्च नहीं करी जाती है। डिपार्टमेंट जो है उसमें रेकी का भी प्रोविज़न है। अच्छा। डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस में ही एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। डिपार्टमेंट रेकी भी करता है, खुद जाके दुकान पे माल भी खरीद सकता है। उसका इनवॉइस अगर नहीं दे रहा व्यापारी या कच्चा इनवॉइस इशू करता है, तो उसको जो है एविडेंस के रूप में रखते हैं। तो ये प्रोविज़न है डिपार्टमेंट के पास, वो प्रॉपर वेरीफाई करके ही सर्च इशू कर सकते हैं। यूँ तो किसी की दुश्मनी भी किसी से होती है अगर, वो भेज तो देगा वो तो उसको। जो है फिर सम्मन देके या जो है इसको सर्च वारंट इशू कर देंगे। तो यूँ तो इतनी सर्च नहीं हो सकती हैं, जहाँ उनके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, और कई केसेस में कोर्ट ने भी डिसीजन इस तरीके के दे रखे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी जो कानपुर में डीजीआई वालों ने, गुजरात वालों ने इन्वेस्टिगेशन करा था वो कौन से इत्र व्यापारी के यहाँ, तो उनके यहाँ भी कई सारे एविडेंस दूसरे व्यापारियों के मिले थे, तो उन्होंने उसके बेसिस पे भी वहाँ पे सर्च करी थी। हाँ, ये ऐसा हो सकता है। हाँ, किसी की सर्च की है उसने और उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे पाए गए हैं कि जिससे कि ये प्रूव होता है कि दूसरे व्यापारी ने भी चोरी की है, कर चोरी की हुई है, टैक्स अवॉइड किया हुआ है, या किसी तरीके से डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को क्षति पहुंचाई है, तो उसका रीज़न टू बिलीव अगर होता है डिपार्टमेंट को, तो उस बेस पे सर्च कर सकते हैं दूसरे व्यापारी की भी। सर्च वारंट इशू करना पड़ेगा उसके लिए। सर्च कौन से अधिकारी के पास पावर है जो सर्च कर सकता है? सर्च ऑथोराइजेशन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी करते हैं, और जो जिस अधिकारी को वो ऑथोराइज करेंगे सर्च के लिए, वो जो है ज्वाइंट कमिश्नर और हायर अथॉरिटीज कैन इशू ए सर्च वारंट, उसके लिए ऑथोराइज करेंगे, और अपना जूनियर ऑफिसर जो भी होंगे वो उसको सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। सर मान के चलिए किसी ए पार्टी के यहाँ सर्च हुई, अब ए पार्टी के यहाँ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे मिले जो बी से रिलेटेड है, बी प्रेमाइसिस पे जा सकते हैं क्या? देखिए, विदाउट ऑथोराइजेशन या विदाउट फ्रेश सर्च वारंट इशू किए हुए वो दूसरी प्रेमाइसिस पे एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें फ्रेश वारंट इशू करना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद ही वहाँ पर जा सकते हैं, बिना उसके नहीं जा सकते हैं। मतलब एक बार में एक ही जगह जहाँ का सर्च वारंट है वहीं पे आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए सर किसी एक एसएससी के केस में वो गए जिनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने सर्च वारंट इशू करके चले गए, उन्हें पता चला वहाँ डेथ हो गई, तो क्या वो उसके बिहाफ पे उसके लीगल हेयर के भी सर्च कर सकते हैं? उसी सेम वारंट पे सेम सर्च ऑर्डर पे उसको नहीं सर्च कर सकते उनके लीगल हेयर्स को। लीगल हेयर्स के लिए उन्हें फ्रेश सर्च के नोटिस इशू करना पड़ेगा, वारंट इशू करना पड़ेगा। अदरवाइज उस डेथ के केस में जो डेड पर्सन है उसके वारंट के बिहाफ पे उनके लीगल हेयर को नहीं किया जा सकता है। नहीं किया सकता है। अच्छा सर, कई बार क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल एड्रेस जो होता है वो कहीं ऑफिशियल होता है, लेकिन कुछ उन्हें ऐसा एविडेंस मिलता है कि सामान जो है घर पे रखा हुआ है, या कुछ एविडेंस घर पे रखे हैं, तो घर में भी सर्च कर सकते हैं। घर पे सर्च करेंगे तो क्या कंडीशंस होंगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि जो है इस तरीके का रहता है। जनरली तो सर्च जो है बिजनेस प्रेमाइसिस पे ही होती है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि घर पे कोई गोडाउन बना रखा है, कोई ऑफिस बना रखा है जहाँ से जो है कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो सकते हैं, तो घर पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन घर पर सर्च करने के लिए एक कंडीशन ये है कि एक लेडी ऑफिसर होना वहाँ कंपलसरी है साथ में, तभी वो घर पर एंटर कर सकते हैं। ओके जी। सर, मान लीजिए कोई बंदा सर्च करने मेरे यहाँ आया डिपार्टमेंटल, उन्होंने अपने आप सर्च किया, अपने आप सब चीज़ें निकाल ली, अपने आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तो ये कैसे पता चलेगा जो उन्होंने रिकॉर्ड किया या सही किया? यानी क्या कोई विटनेसेस भी सामने होने चाहिए?
जी हाँ, सर्च का एक प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जब सर्च के लिए ऑफ़िसर आएगा, तो वो अपना आई कार्ड आपको शो करेगा। जिस जगह सर्च करने जा रहा है, वो आई कार्ड अपना दिखाएगा। उसके बाद जो है अपने आप को जामा तलाशी के लिए प्रस्तुत करेगा। जामा तलाशी का मतलब जो है वो अपने झाड़ा देगा तलाशी अपना। झाड़ा देगा और ये बताएगा कि जो है ऐसा तो नहीं कोई इम्प्लांट कर दी जाए चीज़ जो कि हाँ, वहाँ बिल्कुल। अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो इसलिए जो है जामा तलाशी भी ज़रूरी है। उसके बाद ही सर्च कंडक्ट करने के लिए वो ऑथोराइज़ है। लेकिन जिसके यहाँ सर्च करने जा रहे हैं, वो उस हिम्मत में होता है कि उसका झाड़ा ले पाए? देखिए, जो सीबीआईसी का सर्कुलर है, जो उनका इंस्ट्रक्शन इश्यू किया हुआ है, उसके हिसाब से ये ज़रूरी है और हिम्मत की बात नहीं है। जब किसी भी प्रीमाइसेस में सर्च हो रही है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस तरीके से वर्क करें कि जो कि उनका आई कार्ड माँग सकते हैं। अन्यथा तो ऐसा हो जाएगा ना कि कोई चोर डकैत भी अगर आ गया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये ऑफ़िसर था? जैसे एक मूवी आई थी हाँ, बिल्कुल। एक मूवी आई थी स्पेशल 26। स्पेशल 26 उसमें ज़्यादातर रेड और सर्च ऐसे कंडक्ट करी गई थी और उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक्चुअल ऑफिसर हैं या जो है वो उन्होंने सारा सामान लूट के ले गए। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए ये इंश्योर कर ले कि जो है प्रॉपर ऑफिसर ही सर्च करने आए हुए हैं और मिसबिहेव ना करें उनसे। मिसबिहेव ना करें, लेकिन जो प्रोसीजर सीबीआईसी ने ऑथराइज़ किया है, आपको जनता को दिया है, तो उसको फ़ॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। सर, सर्च की क्या कोई टाइमिंग होती है या ये किसी भी टाइम सुबह 4 बजे, रात में 2 बजे, दिन में किसी भी टाइम आ सकते हैं, या कोई टाइमिंग सीबीआईसी ने कंफर्म करी हुई है? देखिए, इस तरीके का कोई उसमें रिटन में नहीं है, लेकिन जो है जनरली डे टाइम में ही सर्च कंडक्ट की जाती है। लेकिन अगर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं या उन्हें लगता है कि अभी और टाइम हमें इसमें करना चाहिए, तो वो सर्च कंटिन्यू रह सकती है नाइट के समय भी और अगले दिन तक भी चल सकती है। तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अभी मिलने बाकी हैं, बड़ी प्रीमाइसेस हैं और उसको जो है अगर हम यहाँ से चले जाएँगे तो फर्दर ये उसको मिटा देंगे साक्ष्यों को, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, कई बार क्या होता है ना, अधिकारियों को जब सर्च वारंट मिल जाते हैं, वो लोग सर्च करने जाते हैं, तो वो लोग मूवीज में चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो क्या आचरण को लेके, बिहेवियर को लेके भी सीबीआईसी ने कुछ कहा हुआ है? जी, बिल्कुल एक जो है उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी सर्च करने जाते हैं, उनका आचरण किस तरीके का रहना चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस जारी की हुई है, तो उसको उन्हें फ़ॉलो करना होता है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा अपने आप नहीं कर सकते हैं, सीबीआई से सर्कुलर आप करते हैं, और अगर मान लिए चलिए किसी ने कुछ अगेंस्ट में किया, तो व्यापारी के पास क्या पावर है करने की? नहीं देखिए, वो उसका विरोध कर सकता है और वहाँ पर जो है जो सेंसिटिव जगह है वहाँ वीडियोग्राफी भी कंपलसरी कर रखी है। तो वो जो है विरोध उसका कर सकता है और उसे पूरी पावर है। क्योंकि फ़ोन तो पहले हो जाते हैं जमा, जी। और फ़ोन जमा हो जाता है, वीडियो उनकी बना नहीं सकते, वो तो डिपार्टमेंटल वाला ही वीडियो बनाया, डिपार्टमेंट वाला। अब डिपार्टमेंट वाला क्यों बनाएगा अपनी ही वीडियो? जी। नहीं ऐसा नहीं है, उनका एक परिपत्र है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ का वीडियोग्राफी करना उन्हें कंपल्सरी है। या कहीं ऐसा लगता है कि जो है बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ पे बिना वीडियोग्राफी के या कोई इस तरीके का मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, तो वीडियोग्राफी करके ही उसको सर्च किया जा सकता है। और अदरवाइज़ नॉर्मल सर्च में वीडियोग्राफी कंपल्सरी नहीं की हुई है। लेकिन अगर कोई व्यापारी को या किसी को ये लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसका वो विरोध कर सकते हैं। सर्च वारंट मान लीजिए सर इशू हुआ, तो क्या उसमें टाइमिंग भी लिखी होगी कि मुझे किस टाइम पे सर्च करनी है, और वो जो लेटर शेयर सर्च वारंट होगा वो साइंड होगा, क्या होगा? देखिए, सर्च वारंट जो इशू होता है उसमें जिस समय इशू करते हैं उस पे अधिकारी जॉइंट कमिश्नर साइन करेंगे या हायर अथॉरिटी साइन करेंगे। उसमें डेट और टाइम होना चाहिए, किस समय साइन किया है। लेकिन किस समय करेंगे उसकी टाइमिंग नहीं होती, लेकिन वो इशू होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो उसकी वैलिडिटी रहती है और वो जो है एट एनी टाइम उसके बाद उसको सर्च कर सकते हैं। सर, पंचनामा लिखा जाता है, पंचनामा होता क्या है और कैसे लिखा जाता है?
पंचनामा देखिए क्या होता है कि जो है जब सर्च होती है, उन्होंने अपना जामा तलाशी करवा दी, आईडी कार्ड प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोई गुड्स वहाँ पर डिटेंड किया या जो है उसको सीज किया, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पूरे सामान की एक लिस्ट बनाते हैं, गुड्स की या जो भी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड्स वो अपने साथ ले जा रहे हैं उस सर्च के दौरान, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं जिसे कि पंचनामा कहते हैं। पंचनामे में सारी बात दर्ज होती है। पंचनामे में वो ये भी लिखेंगे कि जो है कौन-कौन ऑफ़िसर गया, किस तरीके से वहाँ पर प्रेज़ेंट हुआ, उसने अपने आप को जामा तलाशी के लिए प्रस्तुत किया। सॉरी। और इस तरीके की सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, गुड्स की लिस्ट बनाते हैं पूरी, और उसको एज़ ए अनेक्ज़र लगा के हर पेज पे साइन करते हैं ऑफ़िसर। ओके, चलिए सर, सर्च हमारी हो रही है, तो क्या सर्च की कोई टाइम लिमिटेशंस हैं या ये अनलिमिटेड टाइम चलती है? देखिए सर्च जो है जब तक डॉक्यूमेंट उनके पोजीशन में नहीं आ जाते या उन्हें लगता है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं आ पाया है या कुछ मटेरियल बकाया रह गया है आने से, जिसको कि जो है इस केस के सिलसिले में हमें ज़रूरत है और जिसके बिना हमारी सर्च इनकम्प्लीट रहेगी, तो वो तब तक सर्च जारी रखते हैं। और उसके बाद जो है जब उनको प्रॉपर एविडेंस मिल जाते हैं या अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता या ये लगता है कि यहाँ वाक़ई में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, तो वो वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं उस सर्च को। ओके, मतलब टाइमिंग प्रोसीडिंग। की कोई बात लिखी नहीं है कि कितने टाइम, मान के चलिए अगर 2 महीने तक कुछ नहीं मिलता है कोई, तो 2 महीने इंतज़ार करते रहेंगे, बैठे रहेंगे वहीं पे ही? देखिए जनरली अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जो कि इतनी बड़ी सर्च में 2 महीने तक चले। जनरली कि जो है 1 या 2 दिन में या 3 दिन में या कोई बहुत बड़ी सर्च चल रही है तो 3-4 दिन में कॉन्क्लूड हो ही जाती है और प्रॉपर टीम जाती है। एडिशनल टीम भी आ सकती है अगर कुछ लोग कम पड़ रहे हैं, एडिशनल टीम वहाँ जाती है, उसको सर्च करते हैं। तो जनरली इतना लंबा समय नहीं लगता है और वो सर्च कंप्लीट हो जाती है। सर, किसी के यहाँ सर्च हुई, सर्च हो गई, लेकिन वो जानना चाहता है कि जो सर्च हुई उसमें रीज़न टू बिलीव क्या था? मतलब किस रीज़न को बेस मान के डिपार्टमेंट ने उसके यहाँ सर्च करी, तो वो रीज़न क्या वो डिपार्टमेंट से ले सकता है? रीज़न माँग सकता है डिपार्टमेंट से कि क्या रीज़न है जिसके कारण वो सर्च किया जा रहा है, वो माँग सकता है। मान सकता है। और क्या अधिकारियों को ताला तोड़ने का राइट है? अगर जो है ओनर डिनाई कर रहा है कि ये प्रीमाइसेस लॉक्ड है और इसका जो है एक्सेस नहीं है, तो जहाँ एक्सेस डिनाइड होता है या ओनर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ वो लॉक ब्रेक कर सकते हैं। अंदर प्रीमाइसेस में वार्डरोब वगैरह है, उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके लॉक्स, और उसे खोल के तलाशी ले सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस वार्डरोब में, कपाट में या कहीं किसी और जगह डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं जिससे कि जीएसटी के हमारी कर चोरी पकड़ी जा सकती है, तो वो उसको ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें एम्पावर है इस चीज़ के लिए। सर, ये जो हमारी रेड चलेगी और उनको वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, तो वो उन स्टेटमेंट्स को कितने टाइम अपने पास रख सकते हैं? देखिए इसमें जो है एक प्रोसीजर ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसमें टाइम लिमिट नहीं है, वो तब तक उसे रिटेन कर सकते हैं जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन उनमें से जो डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी नहीं हैं, उनको वो 30 डेज़ के अंदर उन्हें रिटर्न करना होता है। ओके, 30 डेज़ में करना होता जी। है। अगर मैं बात करूँ सर डिटेंशन ऑफ गुड्स की या सीज़र की, तो सीज़र और डिटेंशन ऑफ गुड्स में फ़र्क क्या है? इसमें ब्रॉडली बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन डिटेंशन ऑफ गुड्स क्या है कि डिटेन जो करते हैं उसमें वहीं ओनर के प्रेमाइसिस पे ही वो गुड्स रहता है और उसको जो है वो उसका एक्सेस व्यापारी को नहीं होता, उसे सेल नहीं कर सकता विदाउट परमिशन डिपार्टमेंट की, तो वो डिटेंड कर देते हैं, एक डिटेंशन मेमो इशू करते हैं उसके लिए। और जो सीज करते हैं गुड्स, उसमें सीज करके अपने साथ ले जा सकते हैं। और बल्क गुड्स है जो कि नहीं ले जाया जा सकता, उस केस में वो उसको वहीं पर भी छोड़ देते हैं, उसे सीज कर देते हैं, उसका मेमो इशू करते हैं बाकायदा। व्यापारी का उस पे जो है सीजर के डिटेंशन के केस में तो जो है व्यापारी की उस पे ओनरशिप भी रहती है और उसका पोजीशन भी रहता है। बिल्कुल। लेकिन सीजर के केस में पोजीशन डिपार्टमेंट के पास होता है, ओनरशिप ओनर की ही रहती है
और वो अपने साथ उसे ले जा भी सकते हैं सीजर के केस में। और अगर बहुत ज़्यादा बल्क गुड्स है तो उन्हें वहीं पे छोड़ के उसे सीज कर सकते हैं। उसमें ओनरशिप केवल रहती है व्यापारी के पास, उसे सेल नहीं कर सकता, उसे जो है जब तक उसे रिलीज़ नहीं कराएगा तब तक उसे सेल नहीं कर सकता गुड्स को। सीजर करा मैंने डिपार्टमेंटल ने, और सीज करके गुड्स ले गए, और गुड्स को ले जाने में ही मेरा 50,000 रुपये खर्च होगा डिपार्टमेंट के। तो क्या वो 50,000 रुपये डिपार्टमेंट एसएससी से रिकवरी कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जो है वो उसको रिकवरी करेगा। डिपार्टमेंट केवल अपने टैक्स की रिकवरी करता है, जो कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज़ की रिकवरी करता है। ओके। और वो उस केस में वो डिपार्टमेंट की ही ड्यूटी है कि वो उसको कैसे ले जाता है या वहीं छोड़ता है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो वो उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिकवरी कम है तो वो जनरली अवॉइड करते हैं उसको ले जाना। और लेकिन अगर जो है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है और टैक्स अमाउंट काफ़ी बैठ रहा है तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। ओके। जी। सर्च हो गई, सर्च में चीज़ें भी मिल गई, सीजर भी हो गया, डिटेंशन ऑफ गुड्स भी हो गया। अरेस्ट किन कंडीशन में एसएससी अरेस्ट भी हो सकता है, या वो जब आए मेरे यहाँ सर्च करने, डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने जब देखा और उन्हें कुछ ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे अरेस्ट है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एसएससी अरेस्ट भी हो सकता है? देखिए जब टैक्स अवॉइडेंस की धनराशि जो है, जो टैक्स उन्होंने असेस किया है कि वो 5 करोड़ से ऊपर का अगर है तो वो उसको अरेस्ट कर लेंगे व्यापारी को, उन्हें अरेस्ट पावर है और अरेस्ट करके अपने साथ ले जा सकते हैं। वहाँ पर उनकी सेल है, उसको दे सकते हैं, फिर वो उसको कोर्ट में भी पेश करके उसको जो है जेल कर सकते हैं। हाँ, वो 24 आवर्स में जुडिशली मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो करते हैं। मान के चलिए मेरी किसी एसएससी की डिमांड 5.5 करोड़ निकली जी। सर्च के दौरान, ठीक, और मैंने उसी समय 60 लाख रुपए डीआरसी के माध्यम से जमा करा दिया। अब मैं 5 से नीचे आ गया, तो अब भी मैं एसएससी अरेस्ट हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है इस तरीके के केसेस में जहाँ एसएससी अगर उसको मान लेता है कि मेरी इतनी डिमांड है, जनरली प्रोसीजर ये है कि 5 करोड़ से ऊपर की अगर एविजन निकलता है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एसएससी अगर जमा कर देता है 50 लाख 1 करोड़ रुपया उसमें से, या उसकी डिमांड नीचे रह जाती है, तो जनरली डिपार्टमेंट अवॉइड करता है अरेस्ट को। ओके। तो अरेस्ट करने के साथ इसमें टैक्स या कोई फाइन वगैरह भी ले सकते हैं ये लोग, या वो सीआरपीसी आईपीसी चलेगा फिर? वो उसमें सीआरपीसी और आईपीसी की तरह उसका प्रोसीजर चलेगा, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हाँ जी, हो गई है, तो वही सेक्शन उसके जो है जो उसमें कवर हो रहे हैं उसके अंतर्गत चलेगा। वही चलेगा। ओके। तो हमने सर्च क्या होती है, सर्च किन किन तरीके से हो सकती है, सर्च में क्या क्या नियम लगते हैं, सर्च के बाद सीजर की बात हमने करी कि सीजर और कैसे होता है, डिटेंशन ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, और सर्च सीजर डिटेंशन ऑफ गुड्स के बाद अरेस्ट भी अगर हो सकता है तो अरेस्ट की भी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हमने एक एक पॉइंट में पूरी चर्चा करी। अगर फिर भी आपको लगता है इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके मन में उत्सुकता है पूछने की, आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। और सुमित सर ने बहुत बखूबी एक एक पॉइंट को इतने सरल शब्दों में समझाया है, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इससे औरों को फ़ायदा मिले, तो जितने भी आपके व्यापारी हैं या जो नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, आपको जानकारी है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक होने से अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो सुमित सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है कि जो है बहुत अच्छी बात कही विनीश भाई आपने, कि अगर व्यापारियों को इस तरीके की सारी जानकारी होती है, कैसे सर्च एंड सीजर में होता है, क्या उनका जीएसटी अधिकारियों का रोल होना चाहिए और हमारे क्या दायित्व हैं, हम लोगों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और क्या लॉ कहता है, इन सब चीज़ों की अगर हमें जानकारी होती है तो हम बहुत अच्छी तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग टैक्स पे कर सकते हैं। बीइंग ए ऑनेस्ट टैक्स पेयर हम उसको जो है बता सकते हैं। हो सकता है कई बार डिपार्टमेंट के पास वो डाटा ना हो, डिपार्टमेंट के पास वो जानकारियाँ ना हो जो कि हमारे पास हैं, जिनके बिहाफ पे उन्हें लगता है कि हमने कोई कर की चोरी की है, लेकिन वास्तव में हमारी कर चोरी ना होने के बजाय कोई मिसमैच आ रहा हो, किसी तरीके के और डॉक्यूमेंट्स हम उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में। बिल्कुल सर ने कहा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सही टैक्स पे करना है, राष्ट्र हित में उस टैक्स को पे करना है। टैक्स चोरी करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, ना हम लोग किसी को राय देते हैं ऐसी चीज़ों की करने की। सर मेरे को पता है आप बहुत अच्छी कविता भी कहते हैं, और जीएसटी के ऊपर तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल विनीश भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी नब्ज़ पे दुखती रग पे हाथ रख दिया, और मुझे कुछ शौक है, मैंने कुछ लाइन्स जो है कहीं से, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ जीएसटी के बारे में। तुम कुछ समझ ना आई, तुम कुछ समझ ना आई, पर बड़ी ज़ोर से आई, आखिर जीएसटी चली ही आई। ना बैठ ही आया था समझ, ना ही बैठ ही आया था समझ, ना कोई और ही आया, वो चला गया तो बहुत याद आया। जब बैट चला गया तो उसके बाद उसकी याद आती है कि बैट बड़ा अच्छा था। लगता है कल का ही फलसफा था, लगता है कल का ही फलसफा था, जब डोमिनोज में बैट देखकर मैं भड़का था। पहले जब यूपीटीटी से बैट की तरफ हम लोग बढ़े थे, तो उस समय बैट देख के लगता था ये कैसे प्रोविजंस क्या क्या आ गए हैं। तो उसी पे है, जब डोमिनोज में बैट देखकर मैं भड़का था, अभी गुजरा भी ना था वक्त, जब नाई की दुकान पर यह चर्चा का विषय था। श्रीमान रुखसत हुए, श्रीमान मतलब बैट रुखसत हो गया, श्रीमान रुखसत हुए और श्रीमती तशरीफ लाई, आखिर जीएसटी चली ही आई, आखिर जीएसटी चली ही आई। बिल्कुल, आपने कम शब्दों में पूरा 20 साल याद दिला दिए पुराने, कि वैट, यूपीटीटी और अब जीएसटी और श्रीमती तो हमेशा से ही महंगी रही हैं सबके लिए। जी बिल्कुल। ये देश के लिए हैं जहाँ पे 0% से लेके 28 प्लस सेस, यानी 28 प्लस 20% सेस, इतना तक टैक्स हमारे से लिया जा रहा है। गाड़ी खरीदोगे आप तो एवरेज जोड़ोगे आपसे 48-49% का टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स इतना हायर साइड पे है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाखूबी इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को इतने सरल शब्दों में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीश भाई, आपने मुझे मौका दिया पब्लिक से जुड़ने के लिए इस फोरम का। आपके स्टूडियो में आया मैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सम्मान दिया और कनेक्ट करने के लिए पब्लिक से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद सर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैंने आपको पहले कहा था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान को बांटिए। इस वीडियो को अपने व्यापारी भाइयों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जानकारी बांटने से बढ़ती है, वो बांटिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।